वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कर रहे हैं ड्रग्स फॉर द हार्ट फेलियर। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 कैटेगरी कर ली है ड्रग्स की, कौन सी? एस इनहिबिटर्स, एआरबीज एंड द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब हम चौथी कैटेगरी करेंगे जिसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं और डायोरेटिक्स भी करेंगे एंड द डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बीटा ब्लॉकर्स को देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं इन द हार्ट फेलियर। अब बीटा ब्लॉकर्स जो प्रीवियसली क्या होता था कि बीटा ब्लॉकर्स होते कंट्राइंडिकेटेड होते थे। पहले ये समझिए आप कि कंट्राइंडिकेटेड होते थे किसमें? हार्ट फेल्यूर में। क्यों होते थे? क्योंकि इनका जो आपको पता है कि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो नेगेटिव आइनोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो अगर उनको हम स्टिमुलेट करेंगे तो कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, बट बीटा ब्लॉकर्स हम देंगे तो क्या होगी कि कंट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो गई। अब कंट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होगी तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक। अब देखें, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अगर उसमें हम कंट्रैक्टिलिटी और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे तो उसके लिए वो क्या होगी? नुकसानकार होगी। तो बीटा ब्लॉकर्स पहले क्या होते थे? कंट्राइंडिकेटेड होते थे हार्ट फेल्यूर में। बट अभी जो है वो बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं इन द हार्ट फेल्यूर में। ठीक है, अगर हम उनको केयरफुली यूज़ करें तो वो यूज़फुल होते हैं और ये क्या करते हैं? लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं विद द हार्ट फेल्यूर। ठीक है, अगर पेशेंट हार्ट फेल्यूर की उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं। अब हम इनका देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। बेसिकली जो इसमें यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले जो मोस्ट कॉमन होता है वो कार्बिडिलोल होता है। ठीक है, अब ये नॉन सेलेक्टिव है, ये अल्फा को ब्लॉक करता है, बीटा को ब्लॉक करता है। उसके अलावा मेटोप्रोलोल, सक्सीनेट। ठीक है, कार्बिडोलोल पहले यूज़ होता है, उसके बाद मेटाप्रोलोल फॉलोड बाय द बिसोप्रोलोल। ठीक है, ये तीनों बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं इन द हार्ट फेलियर में। ठीक हो गया जी। अब इनका एक्शन देखते हैं, एक्शन कैसे होता है। अब आपको पता है कि जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस पे। अब जब इनको हम स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होती है? इंक्रीज रेनिन होती है। ठीक है, और उसके जैसे क्या होगी? इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 होगी, फिर इंक्रीज एल्डोस्टेरोन होगा। ठीक है जी। अब अगर इनको हम ब्लॉक करेंगे, जब इनको ब्लॉक करेंगे तो हम तो रिड्यूस एंजियोटेंसिन 2 होगा। ठीक है, एंड द रिड्यूस एल्डोस्टेरोन होगा। फिर वही कहानी हो गई कि एंजियोटेंसिन के इतने फंक्शन नहीं होंगे, मतलब कि रास जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है कि एज ए बेनिफिशियल होता है हार्ट फेलियर में, वो सारा मैकेनिज्म हो जाएगा इसमें। बट इसमें मेन बात फिर मैं कहता हूँ कि ये रिवर्स पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग करेंगे। ओके जी। अब अगर इनका हम यूज़ की बात करें कि यूज़ किस में होते हैं, ये रिकमेंडेड होते हैं, या ये गौर से सुनिएगा, रिकमेंडेड फॉर ऑल द पेशेंट्स विथ क्रोनिक एंड द स्टेबल हार्ट फेल्यूर है, हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है। ठीक है जी। और उसके अलावा जो बिसोप्रोल होता है, कार्बिडोल होता है ना, मेटाप्रोल सक्सिनेट होता है, वो क्या करते हैं? रिड्यूस दी तीनों मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को ये भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, ये याद रखिएगा। मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि ये किस में यूज़ होते हैं? क्रोनिक स्टेबल हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इनकी कंट्राइंडिकेशन या नोट आप लिख लें कि ये यूज़ नहीं होते हार्ट फेलियर में जो अक्यूट हार्ट फेलियर हो और जो अनकम्पनसेटेड हो। ठीक है, डीकम्पनसेटेड, मतलब कि डीकम्पनसेटेड हार्ट फेल्यूर हो विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, या डीकम्पनसेटेड हार्ट फेल्यूर को बोल दें, उसमें क्या आके हैं? कंट्राइंडिकेटेड हैं। ठीक है, क्यों कंट्राइंडिकेटेड? देखें, अब हार्ट फेल्यूर हो गया, लेट्स सपोज कंट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियम इस्कीमिक डिजीज है, उसकी वजह से क्या इन्फार्क्ट हो गया और उससे जैसे जो कार्डिक आउटपुट है कंट्रैक्टिलिटी वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है जी। अब अगर हम उसमें अक्यूट हार्ट फेल्यूर में और डीकम्पनसेटेड हार्ट फेल्यूर में अगर हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स का क्या एक्शन है? वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है, और मेन एक्शन और उनका ये भी कि नेगेटिव आइनोट्रॉपिक हैं वो। अब जब नेगेटिव आइनोट्रॉपिक हैं वो, तो कंट्रैक्टिलिटी वो और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे। जब कंट्रैक्टिलिटी और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे तो अनकम्पनसेटेड हार्ट फेल्यूर में वो क्या नुकसानकार होगा, तो इसलिए वो कंट्राइंडिकेटेड हैं। ठीक है, ये बात। और उसके अलावा क्या है कि इनको हम मतलब प्रीकॉशन से यूज़ करना चाहिए बीटा ब्लॉकर्स को, और इनका डोज जो है पहले वो लो डोज से स्टार्ट करना चाहिए, फिर स्लो उसका डोज बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जब तक हम उनका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल ना कर सकें। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम दूसरा क्लास डायूरेटिक्स को देखें कि डायूरेटिक्स कैसे यूज़ होते हैं इन द हार्ट फेल्यूर। अब क्या होता है कि हार्ट फेल्यूर में हम पता है कि हमारा फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है कि हमें सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, कंजस्टिव सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पल्मोनरी एडिमा हो गई या जनरलाइज्ड
एडिमा होती है, ठीक है। अब डायरेटिक्स अगर हम यूज़ करेंगे इसमें, अब मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो लूप डायरेटिक्स, ठीक है। चॉइस ऑफ द डायरेटिक्स कौन से होते हैं? लूप डायरेटिक्स होते हैं, जिसमें फिरोजामाइड हो गई, ठीक है, फिरोजमाइड हो गई, ये यूज़ करते हैं। अब ये क्यों यूज़ होते हैं लूप डायरेटिक्स, चॉइस ऑफ डायरेटिक्स हैं इन द हार्ट फेलियर? क्योंकि इनका हाई सीलिंग इफेक्ट होता है, हाई सीलिंग इफेक्ट की वजह से। मतलब हाई सीलिंग इफेक्ट क्या है कि सीलिंग इफेक्ट को, इसलिए सीलिंग इफेक्ट ये है, ये हमने लूप डायरेटिक्स वाली कैटेगरी में बता के रखा हुआ है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सीलिंग इफेक्ट मतलब क्या है कि लेट सपोज ये इसका थ्रेशोल्ड इफेक्ट है और इसका ये सीलिंग इफेक्ट है। सीलिंग इफेक्ट के बाद क्या होता है कि अगर हम इनकी ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे फिर भी इसका जो इफेक्ट होगा वो नहीं होगा, मतलब ये मैक्सिमम इफेक्ट है। तो इनका जो सीलिंग इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब कि ये मैक्सिमम डायूरेसिस करवा सकती हैं, इस वजह से इनको हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और ये क्या करती हैं कि क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये रिड्यूस करती हैं पल्मोनरी एडिमा को, रिड्यूस द पल्मोनरी एडिमा एंड द रिड्यूस द जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। और पल्मोनरी एडिमा होगी तो डिस्निया रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड अक्यूमुलेशन कम होगी ना, ठीक है। फ्लूइड अक्यूमुलेशन जब होगी, फ्लूइड कम होगा तो फ्लूइड हमारा बाहर नहीं निकलेगा, एडिमा कम हो जाएगी, ठीक है, एक फंक्शन ये। उसके अलावा क्या करती हैं ये प्रीलोड भी डिक्रीज करवाती हैं बाय द वेजोडाइलेशन। अब हमने लूप डायरेटिक्स में पढ़ा था कि ये वेजोडाइलेटर भी होती हैं, ठीक है, वेजोडाइलेटर भी होती हैं, ठीक है। उसमें भी जो वीनोडाइलेटर्स होती हैं ये, तो ये क्या करवाती हैं? प्रीलोड को डिक्रीज़ करवाती हैं। प्रीलोड को डिक्रीज़ करवाएंगी तो वर्कलोड कम होगा, तो सिम्टम्स क्या होंगे? हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। अब लूप डायरेटिक्स यूज़ होंगी एक तो, उसके बाद क्या होते हैं कि थायजाइड यूज़ होते हैं, ठीक है। थायजाइड और स्पाइरोनोलेक्टोन भी यूज़ होता है, जो पहले भी हमने किया, स्पाइरोनोलेक्टोन भी यूज़ होते हैं उनमें जिनमें जो लूप डायरेटिक्स है वो टॉलरेंस हो जाती है, मतलब लूप डायरेटिक्स को वो रेस्पॉन्स नहीं करते, टॉलरेंस डेवलप हो गई, उसके बाद हम थायजाइड या स्पाइरोनोलेक्टोन यूज़ कर सकते हैं। और स्पाइरोनोलेक्टोन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो क्या करता है? मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करता है, मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करता है, ठीक हो गया जी। अब ये हमने 2 कैटेगरीज कर ली। अगर हम 30 की कैटेगरीज को करें, वेजोडाइलेटर्स की बात करें तो वेजोडाइलेटर्स में एक वो होते हैं जो वीनोडाइलेटर्स होते हैं, एक वो होते हैं जो आर्टीरियो डायलेटर्स होते हैं, ठीक है। अब वीनोडाइलेटर्स में जो ड्रग है वो कौन सी? आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट है, और इसमें क्या है? हाइड्रोलेजिन, ठीक है, हाइड्रोलेजिन। अब वीनोडाइलेटर्स हैं तो मतलब क्या करेंगे? वेन्स को डायलेट करेंगे तो क्या होगी? वीनस रिटर्न कम होगी। जब वीनस रिटर्न कम होगी तो क्या होगी? इंडायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, तो मतलब क्या होगा? कि डिक्रीज प्रीलोड करेंगी, ठीक है। और इधर क्या होगा? डिक्रीज आफ्टर लोड, क्योंकि आर्टीरियो डायलेशन है, टोटल पेरिफेरल कम होगी तो आफ्टर लोड क्या होगा? कम होगा, ठीक है। मतलब ये वो ड्रग्स हैं जो वर्कलोड को डिक्रीज़ कर रही हैं। अभी तक हम वही ड्रग्स कर रहे हैं जो वर्कलोड को डिक्रीज़ करती हैं, ओके जी। और इस वजह से अब ये डिक्रीज प्री लोड, डिक्रीज आफ्टर लोड, मतलब वर्कलोड कम होगा, वर्कलोड कम होगा तो हम क्या करें? मतलब जो हार्ट फेलियर के सिम्टम है वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है जी। अब ये हम कब देंगे? इनका यूज़ कैसे? अब हम उन पेशेंट्स में देंगे जो एस इनहिबिटर्स एंड ARB से क्या हैं, वो टॉलरेंट हो गए हैं, ठीक है, और वो उनसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो उनके बाद हम इनका जो है हाइड्रोलेजिन प्लस में आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट का जो कॉम्बो देते हैं, हम इनमें कॉम्बिनेशन देके इनको हम यूज़ करते हैं जिन पेशेंट में एस इनहिबिटर ARB से टॉलरेंट हो जाते हैं। यहाँ तो अगर उनमें वो हो रही है, हम वो दे रहे हैं, बट हमें वेजोडाइलेशन और ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, ठीक है, फिर भी हम ये देते हैं। मतलब कि यहाँ तो पेशेंट टॉलरेंट हो गया उनसे, यहाँ तो उस पेशेंट में और ज़्यादा हमें वेजोडाइलेशन चाहिए, तो हमें हाइड्रोलेजिन एंड आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट का जो है कॉम्बिनेशन करके इनको देते हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स को। उसके अलावा अगर हम हाइड्रोलेजिन की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हाइड्रोलेजिन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये ड्रग इंड्यूस ल्यूपस, ठीक है, SLE एरिथ्रोमेटिक्स ल्यूपस में इन्वॉल्व होती है। ल्यूपस ये डिजीज़ होती है, उसमें जो है ना ये इन्वॉल्व होती है, साइड इफेक्ट करवाती है, ठीक है जी। अब इधर जो हमारी ये 3 कैटेगरी जो और कंप्लीट हो गई एज अ यूज़ इन द हार्ट फेलियर में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी कैटेगरीज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।